आप सभी पेन और डायरी जरूर लेके बैठे, ताकि महत्वपूर्ण जो सूत्र मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के बताऊंगा उन सबको आप नोट डाउन कर सको। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ करके अपन भीड़ के अंदर एक सितारे की तरह चमक सकते हैं। वो एक मैटर नहीं करता कि अपन जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस है, या हाउसवाइफ है, या रिटायर्ड पर्सन है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्योतिष कोई भी सीख सकता है, कोई एज नहीं है। ये एक अपना वेदों का ज्ञान है। अब आप जॉब करते हो, या हाउसवाइफ हो, या रिटायर्ड पर्सन हो, एक्चुअल में मैंने ये जो कोर्स क्यों बनाया, मैं आप सभी को क्यों सिखा रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन रहा है मेरी लाइफ में। पहले मैं सभी को 1 to 1 पढ़ाता था। और मैं आप सभी को पहले मेरा परिचय दे दूं संक्षिप्त रूप में। मेरा नाम आचार्य अमित पारिक, बेसिकली मैं राजस्थान सालासर बालाजी से रहने वाला हूं। परंतु पिछले 10 वर्षों से मैं दिल्ली में रह रहा हूं। यहाँ मैंने आकर के अनुभव किया कि जो हाउसवाइफ है या रिटायर्ड पर्सन है, वो एक छोटे से फ्लैट के अंदर रहते हैं, उनका सर्कल खत्म हो जाता है। आप एक एस्ट्रोलॉजी को सीख करके आपके हाथ में कोई हुनर होगा, आपके पास कोई कला होगी, तो आप उस कला के माध्यम से अपने चेहरे को अपनी एक पहचान बना सकते हो, अपनी एक डिग्निटी बना सकते हो। आप ज्योतिष सीख करके आप यदि कहीं कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपके जितने भी वर्कर हैं, एम्प्लॉय, सबको पता है कि सर आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो आपकी एक उनके नजरों में एक इज्जत और बढ़ जाएगी। सभी लोग आपसे मिलना चाहेंगे। समझे? तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये इतनी बड़ी शास्त्र आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले 2 मिनट अपने इष्ट देव को नमन कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा वेदों का ज्ञान है। अपने भगवान को, अपने इष्ट को नमन कर लेते हैं, उससे ये विद्या हम आराम से सीख सके, किसी प्रकार की कोई दुविधा ना आए। हर एक एक चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो 2 मिनट अपने गुरु और अपने इष्ट देव को नमन करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। साथियों, ज्योतिष दो तरह के से चलती है। एक होता है सिद्धांत ज्योतिष, और एक होता है फलित ज्योतिष। सिद्धांत ज्योतिष के अंदर पूरी की पूरी गणना आधारित रहती है उसमें। जैसे पंचांग का निर्माण कैसे करते हैं, तिथि कैसे बदलती है, कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में कौन सी राशि में चल रहा है, कितने डिग्री पर है, ये सब चीजें सिद्धांत ज्योतिष में आधारित रहती है। मैं आप सभी को जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष से आप किसी की भी जन्म पत्रिका देख करके उसके बारे में एक्यूरेट कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। आप इस 2 दिन की क्लास से इतना कुछ सीख के जाओगे ना, कि आप यहां तक किसी की प्रश्न कुंडली बनाकर भी ये भी बता सकते हो कि लाइट गई है तो वो लाइट कितने बज करके कितने मिनट पे वापस आएगी। ये चीज भी मैं आपको सिखाऊंगा। एक बारीक से बारीक चीज को मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो बस कुछ नहीं, आपको धैर्य रखना है। कोई भी चीज समझ में नहीं आए आप कमेंट कर सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो। आपके नीचे एक ऑप्शन है हैंड रेज का, उस पर क्लिक करके आप हैंड रेज कर सकते हो। मैं आपसे बात भी करूंगा, आपके क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए पहले समय ना गवाते हुए हम पहले क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर ज्योतिष, साधना, भृगु संहिता के बारे में भी जानेंगे, और ज्योतिष में उपाय कैसे काम करते हैं, रेमेडी कैसे काम करती है। तो आप सभी को पता होगा कि ज्योतिष किसके ऊपर आधारित है। ज्योतिष के 4 मुख्य पैर हैं, उस 4 मुख्य पैरों के ऊपर ज्योतिष आधारित है। पहला पैर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्रह। तो आप सभी को पता होगा कि ग्रह कितने होते हैं। किस किस को पता है, हैंड रेज कीजिए। क्रम से, क्रम वाइज ग्रह।
ओके, 9 ग्रह होते हैं। चलो हम अब स्टार्ट करते हैं। 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों को अपन पहले याद करते हैं। देखो पूरी ज्योतिष पढ़ाऊंगा स्टोरी बेस पे। 9 ग्रह कौन कौन से होते हैं क्रम से हम बताते हैं। पहले रहता है सूर्य, दूसरे नंबर पर है चंद्रमा, तीसरे नंबर पे है मंगल, उसके बाद में बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? अब ये 9 ग्रह क्रम से कैसे याद करें, उसके लिए मैं आपको बताऊं कि जो रविवार है वो सूर्य का वार होता है। तो सूर्य से स्टार्ट करते हैं। पहला वार रविवार जो सूर्य का वार है, 1 नंबर पे। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है सोमवार, चंद्रमा का ही पर्यायवाची है सोम, तो दूसरा नाम, दूसरा ग्रह चंद्रमा। तीसरा मंगलवार तो मंगल ग्रह, चौथा बुधवार तो बुध ग्रह, फिर गुरुवार शनिवार तो शनि ग्रह, और राहु और केतु, ये आपको दो याद रखने, ये छाया ग्रह होते हैं। मुख्य रूप से 7 ग्रह होते हैं। यहां तक आप सभी को क्लियर है? एक बार मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। यस यस सचिन, ओके। चलिए अब इनके बारे में अपन आगे बढ़ते हैं। पहला ग्रह है सूर्य ग्रह है। आप इससे न्यूमरोलॉजी भी सीखोगे, ज्योतिष भी सीखोगे, वैदिक ज्योतिष भी और न्यूमरोलॉजी भी सीखोगे। तो पहला ग्रह रहता है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य है राजा। सूर्य क्या है? सूर्य राजा। अब सूर्य का स्वभाव कैसा होगा? सूर्य पर्सनैलिटी के लोग कैसे होते हैं? जिनकी कुंडली का लगन, जिसकी कुंडली में सूर्य अच्छा होता है, वो व्यक्ति कैसा होता है, कैसा दिखता है? न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर वाला बंदा कैसा होगा? सूर्य राजा का स्वभाव क्या होता है? कठोर स्वभाव होता है, हठी होता है, जिद्दी होता है, अहंकारी होता है, मान सम्मान के लिए लड़ने वाला होता है। ये सभी तो होते हैं राजा के गुण। अपने प्रजाओं का रक्षा करने वाला होता है। सूर्य पर्सनैलिटी के लोग एक अच्छे लीडर हो सकते हैं। लीडरशिप एक बहुत शानदार कर सकते हैं वो लोग। वो अपने अंडर में टीम को अच्छा काम करवा सकते हैं। ठीक है। सूर्य को हम देखें तो ये लाल रंग का होता है। सूर्य की दिशा कौन सी होती है? सूर्य की पूर्व दिशा है। सूर्य आपके आंखों का प्रतीक है, सूर्य आपकी आत्मा का प्रतीक है। सूर्य डॉक्टर है। अब सूर्य डॉक्टर कैसे हुआ? हम एक एग्जांपल लेते हैं। धान के अंदर, चावलों के अंदर जब कोई कीड़े लग जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? या किसी धान में या किसी चीज में स्मेल आने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है, सड़ने लग जाती है, तो हम क्या बोलते हैं? कि थोड़ी सी धूप लगा दो। धूप लगाने से वो चीज एकदम वापस प्योर हो जाती है, बैक्टीरिया वहां से हट जाते हैं। तो सूर्य डॉक्टर भी है। सूर्य पर्सनैलिटी वाले लोग अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं, अच्छे लीडर बन सकते हैं, अच्छे नेता बन सकते हैं। सूर्य पिता का कारक है। दूसरा, सूर्य आपकी आंखों का कारक है। जिसका सूर्य खराब होगा, आंखों की प्रॉब्लम रहती है। सूर्य मस्तिष्क है। ठीक है। तो ये सब चीजें सूर्य से हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा ग्रह कौन सा बताया? चंद्रमा। सभी आप नोट कर रहे हैं यहां पे? ओके। तो दूसरा ग्रह है चंद्रमा। सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी है। सूर्य राजा तो चंद्रमा रानी। सूर्य पिता तो चंद्रमा माता। अब माता का स्वभाव कैसा होता है बताइए? माता का स्वभाव कैसा होता है? माता का स्वभाव होता है निर्मल स्वभाव। माता भावुक होती है, अपने बच्चों का लालन पालन करती है,
एक जो स्त्री का स्वभाव होता है, जो माता का स्वभाव है, वो चंद्रमा का स्वभाव है। चंद्रमा पर्सनैलिटी वाले लोग भावुक होंगे, मासूम होंगे, हैं। और चंद्रमा हमारा मन का कारक है। वेदों में भी एक सूत्र लिखा, चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षो हो। चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। इसीलिए जो अपना माइंड स्विंग्स होता है, अपने मन कभी उदास हो जाता है, कभी अपन बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ये सब चीजें चंद्रमा से ही रिलेट होती है। अब चंद्रमा से रिलेट क्यों होती है? चंद्रमा इतनी दूर बैठा और वो अपने शरीर के ऊपर कैसे इफेक्ट कर सकता है, अपने माइंड पे कैसे इफेक्ट कर सकता है, एक साइंटिफिक तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। आप जितने भी लोग बैठे हैं, आपने समुद्र देखा होगा। समुद्र के किनारे पे जब पूर्णिमा होती है, तब समुद्र में तूफान आता है। देखा है आपने? अमावस्या के समय में समुद्र का जल एकदम शांत हो जाता है। जैसे जैसे पूर्णिमा आती है, चंद्रमा बढ़ता है, वैसे वैसे समुद्र की लहरें तेज होने लग जाती हैं, बहाव तेज होने लग जाता है। अधिकांशतः समुद्र में आने वाले तूफान पूर्णिमा के समय होते हैं, शुक्ल पक्ष में ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि चंद्रमा सीधा का सीधा जल से कनेक्ट है। तो चंद्रमा इतना दूर बेटा एक समुद्र पे इतना बड़ा प्रभाव डाल सकता है। तो साइंस क्या बोलती है? एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक मनुष्य के शरीर के अंदर भी 75% जल है। एग्री? तो वो 75 जो जल हमारे शरीर के अंदर है, और हमारे मस्तिष्क के अंदर 92% वाटर है। हमारे मस्तिष्क के अंदर भी 92% वाटर है। तो जिस प्रकार से समुद्र के ऊपर चंद्रमा अपना इफेक्ट दिखाता है, उसकी तरंगों को ऊपर नीचे कर देता है, अमावस्या के समय में शांत कर देता है, तो हमारे बॉडी पर भी चंद्रमा ऐसे ही वर्क करता है, ऐसे ही काम करता है। आपको कई एग्जाम्पल देता हूं मैं। न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हो, दिन रात आपके पास में खबरें आती हैं। नोट करना आज से ही मेरी बात, जितने भी सुसाइड के केस होंगे, जितने भी सुसाइड के केस होंगे, वो ऑलमोस्ट त्रयोदशी से लेके अमावस्या के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। तो उस टाइम में चंद्रमा धीरे धीरे घटता है, आदमी का माइंड बहुत ज्यादा स्विंग्स होता है। और चंद्रमा जिसका खराब रहता है, जैसे जैसे कृष्ण पक्ष रहता है, अमावस्या के समय में उस व्यक्ति का वो मानसिक रूप से परेशान रहता है, उसके मन में उच्चाटन रहता है। और जो सबसे ज्यादा मर्डर होता है, चंद्रमा कॉन्फिडेंस आपका कम भी कर सकता है, चंद्रमा अच्छा हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा भी सकता है। चंद्रमा नेगेटिव पॉइंट में यदि कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा रहा है, तो आप देखने को मिलेगा जितने भी मर्डर हो रहे हैं, वो पूर्णिमा के समय में ज्यादा देखने को मिलते हैं, शुक्ल पक्ष में ज्यादा मर्डर देखने को मिलते हैं, और सोसाइटल केस आपको अमावस्या के समय में देखने को मिलते हैं। यहां तक क्लियर? तो चंद्रमा किसका प्रतीक हुआ? चंद्रमा मन का प्रतीक है। मन से रिलेटेड जितनी भी कहानी हमारे जीवन में घटती है, वो चंद्रमा के ऊपर आधारित रहती है। कई बार कई लोग लड़ाई करते हो तो एक कहावत नहीं बोलते पुराने लोग, कि आज तेरा चंद्रमा ठीक नहीं लग रहा। चंद्रमा ठीक है नहीं, चौथा वो आगे हम पढ़ेंगे, आप टेंशन मतलब, मैं आपको सबको एकदम अच्छा एक ज्योतिषी बना के भेजूंगा 2 दिनों में। और ये आपको बता दूं, ये मेरी क्लास चार्जेबल रहती है, पेड रहती है। पर इस बार मैंने दिवाली का एक ऑफर, दूसरी हमारी एक खुद की एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, उस उपलक्ष्य में हमने ये क्लास फ्री कर दिया आप सभी के लिए। चलिए, चंद्र, आप नोट करते रहिए, सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, सूर्य पिता है, तो चंद्रमा माता है। ये इनका एक पूरा एक परिवार है 9 ग्रहों का। उन परिवार को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा ग्रह कौन आता है? तीसरा ग्रह कौन है? मंगल। सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, मंगल है सेनापति। इनके परिवार हैं, पूरा एक परिवार है।
मंगल है सेनापति। सेनापति कैसा होता है बताइए जरा। सेनापति उग्र होता है, सेनापति एनर्जेटिक है, पूरा ऊर्जा से भरा हुआ है, कार्य करने की क्षमता बहुत ज्यादा अत्यधिक है इसके अंदर। युद्ध करने वाला जुनून है इसके अंदर, आक्रामकता है, और सेक्सुअल लाइफ भी मंगल ही इफेक्ट करता है। तानाशाही, विवाह से संबंधित, आपकी पेट में बड़ी आंत है, आकस्मिक मृत्यु है। हाँ, चंद्रमा को हम क्या बोलते हैं, लाल ग्रह भी बोलते हैं। तो चंद्रमा आपकी बॉडी का ब्लड, जब जब मंगल खराब होता है तब तब व्यक्ति के बॉडी से ब्लड निकलता है, चाहे वो एक्सीडेंट फॉर्म में हो, चाहे वो चोट लगने के फॉर्म में हो, चाहे वो आपका ऑपरेशन हो, मंगल ही करवाता है। मंगल बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। कई लोग मेरे पास भी आते हैं, आप एक ज्योतिषी बन जाओगे तब आपके पास भी आएंगे ऐसे केस कि हमारा बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी है, बहुत खुरापाती करता है, बहुत परेशान करता है, बहुत सामान तोड़ता है, लड़ाई झगड़ा करके आता है, तो उसका कोई उपाय बताइए। होता है ऐसा? तो इसके अंदर सीधा का सीधा चला जाता है कि व्यक्ति एनर्जेटिक है, बच्चा एनर्जेटिक है, तो उसका मंगल बहुत ज्यादा अच्छा है। हम्म उसका मंगल बहुत अच्छा है, मंगल की ऊर्जा है उसके शरीर के अंदर, इसलिए उसे, देखो किसी व्यक्ति के अंदर कोई चीज होगी तो उसे डिस्ट्रॉय तो करना पड़ेगा ना, खाली तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो वो फट जाएगा अंदर ही अंदर। तो वो बच्चा क्या करता है ना, घर के अंदर परेशानी करना, उछल कूद ज्यादा करना, है लड़ाई करना, झगड़े करना, क्रोधी हो जाना। तो हम ऐसे व्यक्तियों को उपाय क्या बताते हैं, हम बोलते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर मंगल की एनर्जी ज्यादा है, तो इसे आप स्पोर्ट्स में डालो, आप इसे साइकिलिंग कराओ, साइकिल चलवाओ, इसे जिम भेज दीजिए, आप इसे फुटबॉल खिलवाइए, वॉलीबॉल क्रिकेट खिलवाइए, क्योंकि वहां जाएगा, अपनी एनर्जी पूरी वेस्ट करके आएगा, घर पे आएगा आराम से सोएगा फिर वो, क्योंकि मंगल की एनर्जी है, बंदे के अंदर एनर्जी है। ज्योतिष क्या करती है, ज्योतिष कोई जादू थोड़ी करती है, ज्योतिष आपको एक मार्ग बता देती है कि बच्चे में एनर्जी ज्यादा है तो उसको इस फील्ड में डाल दीजिए, ताकि वो उस फील्ड में अपना करियर भी बनाएगा और इधर उधर वो परेशानी भी नहीं करेगा। चंद्रमा को, सॉरी, मंगल को भूमिपुत्र भी कहा जाता है। तो मंगल से रिलेटेड जो व्यक्ति होते हैं वो भूमि से रिलेटेड काम करते हैं, जमीन से रिलेटेड काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम हो गया, जमीन से निकलने वाले खनिजों का काम हो गया, मकान बनाने का काम हो गया, एग्रीकल्चर का काम हो गया, ये सब काम भी मंगल प्रधान व्यक्ति को सूट करते हैं। यहां तक क्लियर? एक बार फिर से नोट कर लीजिए, सूर्य राजा, सूर्य पिता है, चंद्रमा रानी माता है, मंगल सेनापति है। तो इनके जो किरदार होते हैं वही इनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। एज इट इज कॉपी पेस्ट करना अपना को। उसके बाद में आता है बुध ग्रह। सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, मंगल सेनापति, बुध है राजकुमार, बुध है राजकुमार, माता और पिता का पुत्र है ये, सूर्य और चंद्रमा का पुत्र है मंगल। तो बुध पर्सनैलिटी के लोग कैसे होते हैं? बुध पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं बच्चों की तरह स्वभाव हो। आप कई कई लोगों को नहीं देखते, उनकी उम्र 60 वर्ष की हो जाती है पर हरकतें बच्चों वाली रहती है उनकी, एकदम हर टाइम हंसना खेलना खिलखिलाहट करना, बच्चों के साथ में उनको ज्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे व्यक्ति बुध पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, मन के चंचल होते हैं। हाँ, जिसका बुध अच्छा होगा उसकी बात करने की शैली एक नंबर होगी, सेल्स में बंदा बहुत अच्छा काम कर सकता है। बुध बुद्धि का कारक भी है, आपका माइंड का कारक भी बुध है, बुद्धि का दाता भी बुध है, बुध आपकी स्केलिंग का कारक है, बुध तार्किक ग्रह। बुध पर्सनैलिटी के लोग बाल की खाल निकालने वाले होते हैं,
जितने भी अच्छे एजुकेटेड वकील हैं, उन सब की कुंडली उठा के देखिएगा, उनका बुध अच्छा मिलेगा आपको। बुध पर्सनैलिटी के लोग तर्क अच्छा कर लेते हैं, पाल की खाल तक निकाल देते हैं बुध पर्सनैलिटी के लोग। स्वभाव इनका चंचल होता है, बच्चों के तरह। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद में आता है गुरु ग्रह। अब गुरु का जैसा नाम वैसा इसका काम। जैसे सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, मंगल सेनापति, बुध राजकुमार और गुरु है इन सबका गुरु बृहस्पति। गुरु कौन है? आध्यात्मिक। गुरु पर्सनैलिटी वाले लोग आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे टीचर होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं गुरु पर्सनैलिटी के लोग। जो आदमी एकदम सोसाइटी की ओर चला जाए, उसको वापस एक नई जिंदगी देने वाला व्यक्ति गुरु होता है। गुरु पर्सनैलिटी के लोग होते हैं गुरु। जितनी भी शिक्षा से रिलेटेड काम होते हैं वो सब गुरु प्रधान व्यक्ति ही करता है। गुरु धन का कारक भी है। गुरु संतान का कारक भी है। संतान देने वाला भी ग्रह गुरु ही है। आध्यात्मिक में जितने भी अच्छे अच्छे साधु महात्मा बने हैं, जितने जगत गुरु बने हैं, जितने शंकराचार्य बने हैं, सबकी कुंडली में जो रोल निभा रहा है, रोल प्ले कर रहा है, जो सबसे अच्छा प्लेनेट है, सबसे अच्छा ग्रह, वो गुरु ग्रह है। जो आध्यात्मिक में रुचि रखते हैं, शायद आप इतने लोग मेरे क्लास के अंदर बैठे हो, आप सभी का कहीं ना कहीं गुरु अच्छा है, इसीलिए आप एक इन ज्योतिष के अंदर आ रहे हो। ओके, मैं दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए, तब तक मैं एक्सप्लेन कर देता हूं गुरु के बारे में। गुरु ग्रह पर्सनैलिटी वाले लोग अच्छे ज्योतिषी भी बनते हैं, अच्छे अच्छे गणितज्ञ भी बनते हैं। गणित से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जैसे सीए है, उनका गुरु अच्छा होगा तभी वो गणित के अंदर काम कर रहे हैं। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष भी एक आंकलन ही, एक गणित ही है। तो गुरु जिसका अच्छा होगा वो एक अच्छा ज्योतिषी भी बनता है। गुरु जिसका एक अच्छा होगा वो अच्छा टीचर बन सकता है, अच्छा आध्यात्मिक व्यक्ति बन सकता है, सात्विक व्यक्ति है गुरु। यहां तक क्लियर? अब आते हैं इसके बाद में शुक्र ग्रह के ऊपर। जैसे कि परिवार की बात कर रहे हैं हम ग्रहों की, तो सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, मंगल सेनापति, बुध राजकुमार, बृहस्पति गुरु हो गया, शुक्र है इनकी दासी। शुक्र क्या है? शुक्र सौंदर्य का कारक है, लग्जरी का कारक है। शुक्र लग्जरी का कारक है। बोलते हैं जिसका शुक्र अच्छा होगा उसको पत्नी अच्छी मिलेगी, पत्नी सुंदर मिलेगी। जिसका शुक्र अच्छा होता है वो व्यक्ति बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, उसके चेहरे पे एक आकर्षण होता है। मतलब 1000 लोग बैठे हैं नॉर्मल, तो जिसका शुक्र अच्छा होगा वहां कोई एक हाई क्लास कोई बंदा आ रहा है, या नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, या कोई भी XYZ आ रहा है, तो जिसका शुक्र अच्छा होगा उसके चेहरे पे इतनी चमक, इतना आकर्षण होगा कि कोई भी सेलिब्रिटी होगा उससे बात करना चाहेगा। क्योंकि शुक्र आकर्षण का कारक है, शुक्र शादी का कारक है। आप जितने अच्छे कपड़े पहनते हो, सजे संवरे रहते हो, परफ्यूम लगाते हो, इसका मतलब आपका शुक्र बहुत अच्छा है। आपको बहुत ज्यादा साफ सफाई पसंद है। वो जो एकदम मेले कुचले कपड़े पहन लेते हैं, कैसे भी रह लेते हैं, सेविंग नहीं कराते, बाल वाल एकदम बिखरे पड़े रहते हैं, समझ लेना कि उसका शुक्र खराब है। उसके घर वाले उसको बोलते रहे, अरे यार कभी तो अच्छे कपड़े पहन लिया, अगर कपड़े रखे हुए अलमारी के अंदर, पहनना वही फटे पुराने, इसका मतलब उसका शुक्र खराब है। शुक्र लग्जरी का कारक है। जिसका शुक्र अच्छा होगा अच्छा घर होगा है। शुक्र डिजाइनिंग का पार्ट है, शुक्र डिजाइनर है। चाहे उसमें कपड़ों की डिजाइनिंग हो, होम डेकोर की डिजाइनिंग हो, वेबसाइट डिजाइनिंग हो, डिजाइनिंग का कोई भी पार्ट हो, वो शुक्र है। शुक्र राजसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, कि राजा की तरह रहने वाला। अच्छा गोल्ड पहनना है, अच्छी लग्जरी गाड़ी चाहिए मुझे,
अच्छा खाना है, हर खाने में मतलब स्वाद ले लेकर के खाना, चुन चुन करके खाना, ये शुक्र है। शुक्र प्रधान, हाँ, शुक्र फिल्म इंडस्ट्री का कारक भी है। एक साइंटिफिक तरीका आज आपको एक समझाता हूं मैं। आपने आज तक देखा होगा कि जितनी भी नई मूवीज रिलीज हो रही है वो शुक्रवार को होती है। रीजन क्या है इसके पीछे, आज तक किसी को नहीं पता। हालांकि मूवी यदि अपन सांसारिक दृष्टि से देखें या लौकिक दृष्टि से देखें तो मूवी या फिल्म, नई मूवी होती है वो संडे को रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि सभी की हॉलीडे रहता है, सभी की छुट्टी रहती है, तो उस दिन जाके देख के आए। पर शुक्रवार को ही क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे भी एक ज्योतिष छुपा हुआ है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री पूरी की पूरी शुक्र के ऊपर आधारित है। आपका नाचना, गाना, वाद्य यंत्र, मनोरंजन, टीवी चैनल, रील्स, ये सब क्या, ये सब शुक्र है। इसीलिए सारी मूवी शुक्रवार को रिलीज होती है। सूर्य शुक्र आपका सेक्सुअल लाइफ का कारक है। शुक्र शुक्राणु का कारक है, स्पर्म का कारक है। जिसके संतान नहीं हो रही, मेल हो या फीमेल, उनके बॉडी के अंदर कोई डॉक्टरी प्रॉब्लम आ रही है, शुक्राणु की कमी आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसका शुक्र खराब है। क्लियर? उसके बाद में आते हैं शनि ग्रह के ऊपर, जिससे लोग बहुत ज्यादा आज के समय में डरते हैं। इसी प्रकार इस ग्रहों के फैमिली के अंदर जो शनि है उसका रोल है दास का, नौकर का। सनो सने शनि जो सबसे धीमा ग्रह है, सबसे धीरी चाल चलता है शनि। इसलिए जिसको शनि अच्छा होता है उसको बुलंदियों पे पहुंचाता है, पर स्लो 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 स्लो, धीरे धीरे पहुंचाता है। शनि से लोग इतने डरते क्यों हैं? क्या रीजन रहा शनि से डरने का? आज के समय में जितने भी रील्स आ रही है और आ रही है, सब शनि को लेकर के लोगों को डरा रहे हैं। एक स्टोरी के माध्यम से हम शनि के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो आध्यात्मिक स्टोरी है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। शनि सूर्य का पुत्र है। सूर्य की पत्नी एक बार कहीं चली गई थी और अपनी अनुपस्थिति के लिए अपनी परछाई को, अपनी छाया, अपनी शेडो को वहां छोड़ करके चली गई थी। उस पत्नी की शेडो से और सूर्य के दोनों के आपसी संबंध से जो संतान उत्पन्न हुई है वो शनि है। तो इस बात से शनि से सूर्य हमेशा से दुश्मनी करता है कि ये मेरी पत्नी नहीं, मेरी पत्नी की शेडो से पैदा हुआ है, उसकी छाया से पैदा हुआ है। तो माता का नाम है छाया, तो उससे पैदा हुआ है शनि। तो शनि को क्या घर से धुतकार दिया गया कि तू मेरी मतलब रियल पत्नी की संतान नहीं है, तो उसकी छाया की संतान है, उसकी शेडो की संतान है। इसलिए घर से बाहर निकाल दिया बचपन में ही शनि को। अच्छा, शनि एक आध्यात्मिक ग्रह, जो शरीर, आपकी आत्मा के अंदर जो एक वैराग्य उत्पन्न होता है कि यार ये सब संसार मोह माया है, ये सब शनि के कारण उठते हैं। जो व्यक्ति संन्यास मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है वो शनि के कारण होता है। क्योंकि शनि को बचपन से ही मतलब उनके माता पिता ने त्याग कर दिया था उसका। उसके बाद में शनि की जब शादी हुई तो शनि विवाह नहीं करना चाहता था, पर जबरदस्ती विवाह हो गया। तो शनि फिर भी भगवान भोलेनाथ के इष्ट है शनि का, तो हमेशा साधनाओं में बैठे रहते थे। नई नई शादी हुई। अच्छा, शनि से लोग डरते हैं, मैं बोलता हूं शनि इज गुड प्लेनेट। शनि बहुत अच्छा ग्रह है, पर शनि की जो दृष्टि है वो खराब है। आगे हम पढ़ेंगे कि दृष्टि कैसे होती है, कैसे एक दूसरे ग्रह एक दूसरे ग्रहों को देखते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे इन 2 दिनों के अंदर ही कवर करेंगे। चलिए, तो शनि को क्या हुआ कि शनि समाधि में बैठे रहते थे, साधनाओं में बैठे रहते थे। नई नई शादी हुई थी, पत्नी रोज श्रृंगार करके आती थी अपने पति को रिझाने के लिए। शनि कभी देखता नहीं था, सिर्फ शिव भक्ति में लीन रहता था। अब लीन रहता था तो आगे जाके एक दिन पत्नी को गुस्सा आया
कि क्या मैं इतनी बदसूरत हूं? यदि मैं इतनी बदसूरत थी तो शादी क्यों की, मेरे से विवाह क्यों किया? तुम कभी मेरी तरफ देखते ही नहीं। जाओ, मैं आपको श्राप देती हूँ, आज से तुम जिसकी तरफ भी देखोगे वो जल करके भस्म हो जाएगा। अब शनि के ऊपर ये श्राप लग गया। अब शनि के ऊपर श्राप लगा, अब ये जिसको भी देखते हैं शनि, वो जल जाता है। इसलिए आपने सुना होगा शनि मंदिर में जाकर के शनि देव की मूर्ति के एकदम आंखों के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा तिरछा खड़ा होकर शनि भगवान का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि उनकी दृष्टि में ज्वाला है, अग्नि है, वो जला के भस्म कर देता है। तो आगे चल करके जब भगवान शिव और पार्वती को गणेश जी पैदा हुए थे, तो सभी ग्रह देवता गंधर्व किन्नर सब गए थे बधाई देने के लिए भगवान शिव के यहाँ पार्वती जी के। तो भगवान शनि भी गए, अपने इष्ट के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई है तो बधाई देने के लिए गए थे। अब बधाई देने गए तो सभी ने दर्शन किया भगवान गणेश जी का, पर शनि भगवान ने दर्शन नहीं किया, बस बधाई देके निकल गए। पार्वती क्रोधित हो गई कि हे शनि, तेरी इतनी हिम्मत, तू तू हमसे जलता है, आज हमारे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है और तूने मेरे पुत्र का मतलब चेहरा भी नहीं देखा। अब शनि बोलता है कि माता मुझे क्षमा करना, मैं चेहरा नहीं देख सकता। बोले नहीं, ये कोई साधारण इंसान का, कोई साधारण मनुष्य या देवताओं का पुत्र थोड़ी है, ये पार्वती का पुत्र, ये जगदम्बा, ये भगवान शिव का पुत्र है, इसे कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान शनि ने जैसे ही दृष्टि डाली गणेश जी के चेहरे के ऊपर और निकल गए। दृष्टि डालने के कुछ समय बाद में ही आपने कथा आगे पूरी सुनी होगी कि भगवान शिव को पता चला और भगवान शिव ने त्रिशूल से उनका गर्दन उड़ा दी। तो वो क्यों उड़ी गर्दन? क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ गई थी उनके चेहरे के ऊपर। एक एग्जांपल और लेता हूं, एक तमिल की एक रामायण है, उसके अंदर ये दृष्टांत आता है कि आप सभी को पता है कि रावण इतना विद्वान था कि वो 9 ग्रहों को अपने लंका के अंदर अपने अकॉर्डिंग जचा के रखता था सबको। तो शनि को कैसे रखता था? शनि को, क्योंकि शनि की दृष्टि में वो तेज है कि हर चीज को जला दे, तो अपने द्वार के ऊपर शनि को वो उल्टा लटका के रखता था, ताकि उसकी दृष्टि जमीन पे रहे, नीचे मेरी लंका पे ना गिरे, क्योंकि लंका पे दृष्टि चली गई तो लंका जल जाएगी। तो हनुमान जी जैसे ही लंका के अंदर प्रवेश किए, सबसे पहले, ये तमिल की रामायण है, उसका वाक्य वाल्मीकि और तुलसीकृत रामायण में नहीं। तो जैसे ही लंका में प्रवेश किया तो सबसे पहले शनिदेव दिखे हनुमान जी को। हनुमान जी ने बोला, हे शनिदेव, ये क्या दुर्दशा कर दी रावण ने? बोले, क्या बताएं प्रभु, आप हमें इससे आजाद करवाइए, हम काफी समय से उल्टे लटका रखे हमें। तो भगवान हनुमान जी ने शनिदेव को खोला, खोलते ही जैसे ही शनिदेव नीचे गिरे, नीचे गिरते ही उनकी दृष्टि सीधी लंका पे गिरी, और कुछ समय बाद में ऐसा एक कहानी वहां रच गई कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई और पूरी लंका भी जल गई। तो कहने का मतलब है कि शनि ग्रह खराब नहीं है, शनि की दृष्टि खराब है। अब ये दृष्टि कैसे खराब होती है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। आपको यहां तक क्लियर हो गया? एक बार मैसेज में टाइप करके बता दीजिए, आपको सब चीजें समझ में आ रही है, क्लियर? ओके, चलिए ठीक है। अच्छा लग रहा है क्लास लेने में सभी को? इसके बाद में आते हैं अपन राहु ग्रह। इससे भी काफी लोग डरते हैं, बहुत लोगों ने डरा रखा है, राहु ऐसे है, राहु वैसे है। राहु के बारे में मैं बताऊं आप सभी को, राहु जैसा कोई ग्रह नहीं। जिसके कुंडली में राहु यदि अच्छी पोजीशन पे बैठ गया, उस व्यक्ति को अर्श से फर्श पर पहुंचा देता है, और यदि खराब हो गया तो फर्श से अर्श तक ला देता है। राहु शेडो ग्रह है, छाया ग्रह। शंकर सोनी जी, गुरु शनि का वक्रिय का मतलब क्या होता है, सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्लास लेनी होगी, मैं आपको हर एक चीज क्लियर करूंगा आपकी। आपको एक अच्छा ज्योतिषी बना के भेजूंगा, ये मेरा
आप सभी से वादा है। तो हम आते हैं राहु ग्रह के ऊपर। राहु है उग्र ग्रह, हिंसक ग्रह है, राहु आक्रामक है, और राहु रहस्यमय ग्रह। राहु के बारे में आप जान नहीं सकते। राहु ऐसा प्लेनेट है जिसकी कुंडली में खराब हो गया, उसको कभी एक अच्छा ज्योतिषी मिल ही नहीं सकता उसकी अच्छी अच्छी कुंडली देखने के लिए। मैं कई बार बोलता हूं कि जिसकी कुंडली में राहु अच्छा होगा वही बंदा मेरे तक पहुंच सकता है। क्योंकि राहु जब तक आपका खराब रहेगा ना, तो आपको फर्जी ज्योतिषियों के पास में भेजेगा, फर्जी डॉक्टरों के पास में भेजेगा। तो आपके पास कोई डॉक्टर बोलेगा कि आपकी शुगर हो गई है, कोई बोलेगा नहीं नहीं थायराइड की प्रॉब्लम है, कोई बोलेगा नहीं नहीं ये प्रॉब्लम है। आपको 10 प्रकार की, कई बार हम देखते नहीं है कि हर जगह रिपोर्ट चेक करा ली पर रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा, पर मेरी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है। ये क्या है? ये राहु है। राहु भ्रम पैदा करता है। राहु पर्दा डालने वाला ग्रह। जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। राहु वो है। अच्छे पॉलिटिकल जो बंदा होता है उसका राहु अच्छा होता है। हालांकि राहु करप्ट भी कराता है, राहु बेईमान है, राहु चोरी है, राहु चोरी करवाता है, राहु चोर बना देता है। राहु आपको गलत कार्यों में धकेल देता है। राहु के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। आप सभी को पता है जब समुद्र मंथन हो रहा था, देवता और असुरों के बीच में, समुद्र मंथन होने के बाद में अमृत को लेकर के दोनों के बीच में युद्ध हुआ। एक दैत्य आया और सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया, और देवताओं का भेष बना करके बैठ करके अमृत का पान कर लिया। सूर्य और चंद्रमा ने विष्णु से शिकायत कर दी कि इन्होंने, ये दैत्य है और इसने अमृत का पान कर लिया। तुरंत भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र निकाला और सर अलग कर दिया। तो जो सर रहा वो राहु है, और जो नीचे का धड़ रहा वो केतु बन। इसलिए राहु के पास में सिर्फ दिमाग है। राहु इतना ही ग्रह है, गर्दन से ऊपर ऊपर का। राहु पर्सनैलिटी वाले लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि उनके पास दिल है। राहु के पास दिल है ही नहीं, इमोशंस तो है ही नहीं। एक नंबर के प्रैक्टिकल बंदे होते हैं राहु वाले। उनको सिर्फ अपना काम निकलवाना है किसी से। राहु ऐसा ग्रह है, राहु की दशा में ही एक चीज और, राहु अच्छा ज्योतिषी भी है। ऑलमोस्ट जितने भी भारतवर्ष में जितने अच्छे ज्योतिषी बने हैं, ये मेरी रिसर्च है, उन सब की मैंने कुंडली भी चेक करी। उनसे मैंने पूछा कि आपको एस्ट्रोलॉजी का इंटरेस्ट कब से स्टार्ट हुआ। तो जैसे ही मुझे पता चला, तो राहु की दशा के अंदर उन्होंने ज्योतिष सीखा था। आप भी यहाँ इतने लोग बैठे हो, शायद आपके भी कहीं ना कहीं राहु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, तभी आपके अंदर ये ज्योतिष सीखने की मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई। राहु पुरुष ग्रह है, दक्षिण इसकी दिशा है, काले कलर का है, डरावनी छवि है, जिद्दी है, विदेश यात्रा कराने वाला ग्रह है। जादू टोना, ब्लैक मैजिक, ऊपरी, ये जो जितने भी है, षड्यंत्र होना, दुश्मनों का पैदा होना, ये सब राहु के कारण होता है, जिसका राहु खराब होता है। जितने भी आप कुंडली देखोगे, किसी कोई बोलते हैं मेरे घर में नेगेटिव सोल है, नेगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेत का साया है, मेरे ऊपर किसी ने तंत्र प्रयोग करवा दिया। आप कुंडली खोल के देख लेना, 101% राहु की दशा या अंतरदशा जरूर मिलेगी आपको। क्योंकि राहु की दशा अंतरदशा के बिना कोई किसी के ऊपर कुछ कर ही नहीं सकता। राहु ऐसी दशा है कि यदि आप एक अच्छे ज्योतिषी के पास चले जाओगे, उसने उपाय भी बता दिया आपको, तो आप उपाय वो जातक कर नहीं सकता जिसके राहु की दशा लगी हुई। टलते रहेंगे किसी न किसी रीजन से। मेरे पास में कई कुंडली आती है, मैं उनको साफ बोल देता हूँ, नहीं भाई राहु खराब है तेरा, तू उपाय कर ही नहीं सकता। एक बात और, जिसकी कुंडली में राहु खराब होगा, आपको किसी की कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ज्योतिष के साथ में वास्तु भी सिखाऊंगा। किसी की कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। जिसके घर के अंदर साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण और पश्चिम के अंदर टॉयलेट बना हुआ जिसके भी है, उस व्यक्ति के राहु खराब है। आप किसी के भी घर में रैंडम चले जाओ, साउथ वेस्ट के अंदर टॉयलेट दिख जाए, तुरंत बोल दो कि आपके घर के सदस्य के राहु खराब चल रहा है।
क्योंकि जिसका राहु खराब होगा उसका वैसा ही मकान मिलेगा, वही डायरेक्शन मिलेगी, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन राहु की है। तो राहु क्या है, बुरा ग्रह है। तो घर का सबसे बुरा स्थान कौन सा होता है? टॉयलेट होता है, लेट बाथरूम होता है। तो वो राहु अपनी जगह पे उस स्थान को रख देगा। या किसी की कुंडली देखो राहु खराब है, उसको बोल दो साउथ वेस्ट में टॉयलेट आपकी, मिलेगा ही मिलेगा। यहां तक क्लियर हो गया आप सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं। केतु ग्रह, जैसे मैंने बताया कि राहु के पास में सिर्फ दिमाग है, यहां गर्दन तक का ग्रह है वो। इससे नीचे का ग्रह केतु है, यहां से नीचे का ग्रह केतु है। केतु क्या है? केतु इमोशन व्यक्ति है, उसके पास में दिमाग है ही नहीं, वो दिमाग तो यूज करता ही नहीं है केतु वाला। मैंने दिशा बताई है आपको, दक्षिण और पश्चिम। केतु के पास में माइंड नहीं है, क्योंकि वो नीचे का पार्ट है। वो हमेशा दिल से सोचने वाला बंदा होगा, केतु पर्सनैलिटी का व्यक्ति। इमोशन होगा, किसी से यदि एक बार कनेक्ट हो गया ना, जीवन भर साथ निभाएगा। यदि आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बात करो तो 7 नंबर केतु वाले का होता है। केतु वाला व्यक्ति के पास में कलाएं अच्छी मिलेगी आप, जिसका केतु अच्छा होगा, या जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7 है या 16 है, उसके अंदर एक खुद का हुनर रहता है, खुद की कला रहती है। वो उस कला से लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। उसे आप ज्योतिषी बोल सकते हो, जादूगर बोल सकते हो, तांत्रिक बोल सकते हो। हाथ का हुनर रहता है वैसे व्यक्ति के पास में। दूसरा, केतु प्रधान व्यक्ति ही आध्यात्मिक में ज्यादा जाता है। जितना खराब ग्रह राहु है उतना अच्छा केतु है। केतु आध्यात्मिक है, ग्रंथकार है, धार्मिक है। धार्मिक स्थानों का जो मालिक है वो केतु है। जैसे ये इसलिए बताया, कई बार ऐसे भी केस आते हैं कि कोई व्यक्ति घर छोड़ के चला गया, वो कहाँ मिलेगा? तो प्रश्न कुंडली खोले और उसमें केतु का यदि अपने को रोल दिख गया, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति अभी के समय में कोई धार्मिक स्थल पे बैठा है। उसके बाद में हम दिशा देखेंगे कि कौन सी दिशा में है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। एक मार्गदर्शक है, एक तपस्वी ग्रह। यहां तक 9 ग्रह सभी के क्लियर हुए, समझ में आए आप सभी को? आप सभी को समझ में आ गए यहां तक 9 ग्रह? इसके आगे बढ़े अपन। कमेंट कर दीजिए, एक बार मैसेज कर दीजिए। ओके। अब बात करते हैं, मैंने क्या बताया, ज्योतिष के 4 पांव हैं। पहला पांव कौन सा हुआ? ग्रह। इनको हमने अच्छे से समझा। दूसरा पैर कौन सा है ज्योतिष का? ज्योतिष का दूसरा पैर है राशि। कौन सा है? राशि। अब बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सभी अपनी अपनी राशियों को लेकर के समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है? राशि कितनी होती है? राशि होती है 12। 12 राशि होती है। अब आप ये चीज नोट करते रहिएगा, आगे कुंडली देखने में सबसे बड़ा रोल इसी में आता है। प्रीति सोनी 22 नहीं, 12 राशि होती है, 12। ठीक है? अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 नंबर राशि कौन सी है? 1 नंबर राशि है एरीज, मेष राशि। मेष राशि 1 नंबर राशि है। इसका स्वामी कौन है? ये जरूर ये जरूर याद रखिएगा। आपको राशि कुंडली के अंदर कभी भी राशि नहीं दिखेगी, नंबर ही दिखेंगे, नंबर ही ओनली।
तो नंबर के हिसाब से हम बात करेंगे तो आपको मेष याद नहीं रखना, आपको एक नंबर याद रखना। एक नंबर राशि कौन सी है? मेष। तो एक नंबर राशि है मेष राशि। इसका जो सिंबल है, इसका जो चिन्ह है, वो है मेंढा। मेंढा देखा है आपने? ये देख लीजिए आप फोटो में, मेंढे का सिंबल है। और इसका जो लॉर्ड है, हर एक राशि का एक स्वामी होता है। उस राशि को चलाने वाला एक पीछे उसके कमांडर बैठता है, उसका एक ड्राइवर है पीछे, वो है मंगल। मंगल स्वामी है। अब मेष राशि के बारे में हम चलो चर्चा करते हैं, मेष राशि वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। आपने मेंढे को देखा होगा, मेंढे के अंदर बल बहुत होता है, क्योंकि अब मेष राशि वाले जातक हमेशा अपने बल से काम लेते हैं, दिमाग से काम नहीं लेते। हर चीज में वो जोर लगाएंगे, ताकत लगाएंगे, एनर्जेटिक होते हैं पूरे। क्यों है एनर्जेटिक? क्योंकि इसका लॉर्ड कौन है? मंगल। और मंगल क्या है? सेनापति। सेनापति के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? ऊर्जावान ग्रह है ये। तो ऊर्जावान ग्रह है तो इसकी राशि भी एकदम ऊर्जा से भरी हुई है। मेंढे को देखा है कभी? एक दूर से एकदम फोर्स के साथ में भगता हुआ आएगा और दीवार के अंदर टकराएगा। तो मेष राशि वाले एनर्जेटिक रहते हैं, उत्साह से भरे रहते हैं, कुछ नया करने की हमेशा दिमाग में उनके चलती रहती है चीजें। ये मेष राशि वाले हैं। दूसरा नंबर है वृषभ राशि, नंबर 2। याद रखिएगा, ये नंबर साथ में लिखते रहिएगा आप। 2 नंबर राशि है ट्यूरिस। इसका सिंबल कौन है? बेल। और इसका लॉर्ड कौन है? इसका स्वामी कौन है? शुक्र। आप परेशान मत होइएगा कोई भी, मैं आप सभी को इसके बाद में ये राशियों के स्वामी क्यों बने, ये भी मैं आपको एक स्टोरी के साथ में याद करवा दूंगा, तुरंत याद हो जाएंगे आपको। डोंट टेक टेंशन। ओके, चलिए। शुक्र ग्रह के बारे में मैंने आपको जो बताया, डिजाइनर होते हैं, अच्छी डिजाइन कर सकते हैं ये। इनके अंदर कलाएं होती है, वृषभ राशि वाले जातकों के अंदर कला होती है। पर ऐसे व्यक्ति है ना, थोड़े से मैं आपको बताऊं, एक बेल की तरह स्वभाव होता है इनका। इनको आप एक काम बोल दोगे ना, भाई ये काम करना है, तो वो उसका पीछे लगे रहेंगे, अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचते। बस उसने बोला है, उसने बोला तो सही बोला है, अपना दिमाग का यूज नहीं करना, चलो कल करते रहो इस काम को। क्लियर? नंबर आते हैं। इसके अंदर एक आप सिंबल देख रहे हो, युवा दंपति का जोड़ा है, एक स्त्री है, एक पुरुष है, और इसका लॉर्ड है बुध, मरकरी। अब मैंने मरकरी के बारे में आपको क्या बताया? बुध के बारे में तार्किक शक्ति वाले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि बुध ग्रह है। तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान भी होते हैं, तार्किक होते हैं, बाल की खाल निकालने वाले होते हैं। अच्छा, एक चीज आपको क्लियर कर दूं यहाँ, फ्यूचर में मैं नहीं बोलूंगा किसी को कि वकीलों की जरूरत पड़े, वकील, डॉक्टर और पुलिस की जरूरत किसी को ना पड़े। बस ये है, बुध जितने भी वकील हैं जिसकी मिथुन राशि है, वो वकील एक नंबर होगा। उसके सामने कोई व्यक्ति तर्क जीत नहीं सकता। मिथुन राशि वाले जो वकील होते हैं। इसके बाद में आते हैं 4 नंबर राशि। 4 नंबर राशि है कैंसर, कर्क राशि। इसका लॉर्ड है मून। अब मून के बारे में मैंने आपको बताया, एकदम सौम्य स्वभाव होता है, एकदम सौम्य स्वभाव है, करुणा है। कर्क राशि वाले बहुत ज्यादा इमोशनल व्यक्ति होते हैं, बड़े इमोशनल, छोटी छोटी बातों में मतलब रोना आ जाना, भावुक हो जाना, ऐसे व्यक्ति होते हैं। इसके बाद में आते हैं नंबर 5। 5 नंबर राशि है लियो, सिंह राशि। सिंह राशि का लॉर्ड है सूर्य। जैसा इसका स्वामी है वैसा इसका चिन्ह है, उससे इसका सिंबल है। इसका सिंबल है शेर। सूर्य क्या है? सूर्य राजा है। सूर्य किसी के प्रेशर में काम करना पसंद नहीं करता, हमेशा खुला रहना पसंद करता है। किसी के अंडर काम नहीं करेगा ऐसा व्यक्ति, सिंह राशि वाला हमेशा खुले मिजाज वाला होगा, लीडर होगा एक अच्छा। कन्या राशि, कन्या राशि का लॉर्ड भी बुध है। जितने भी मैंने बुध के ऊपर आपको चीजें। उसके बाद में है शुक्र, सॉरी तुला राशि, 7 नंबर राशि तुला, लिब्रा। इसका तराजू, सिंबल तराजू, और इसका स्वामी है शुक्र। अब तुला राशि वाले व्यक्ति तराजू की तरह होते हैं, कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, हमेशा ये करूं ना करूं, नहीं कर लेता हूं, नहीं बाद में कर लूंगा, नहीं इसमें लॉस है, नहीं प्रॉफिट भी हो सकता है। मतलब डबल माइंडेड व्यक्ति होते हैं तुला राशि वाले। ओके, इसके बाद में आते हैं वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। इसका सिंबल भी स्कॉर्पियो है, बिच्छू।
लॉर्ड है मंगल, वही आक्रामक हैं, जिद्दी हैं, खड़ूस हैं, इस तरीके के व्यक्ति होते हैं। 9 नंबर राशि धनु राशि, धनु राशि का लॉर्ड है गुरु। व्यक्ति बड़ी धार्मिक होते हैं, कुछ गलत कर भी देते तो एक बार करने को वो गलत कर देते हैं, पर उसके बाद में भी वो गिल्ट बहुत करते हैं उस चीज को लेकर। मतलब एक चीज को यदि वो पकड़ के बैठ जाए ना, तो उसको वो मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं वो व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति होते हैं। बस इसका जो आप देखोगे, इसका क्या है, एक व्यक्ति घोड़ा उसके ऊपर बैठ करके निशाना लगा रहा है, ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने ठान ली कि मुझे ये काम करना है, तो फिर आंधी तूफान उसकी वो परवाह नहीं करते, इसे करना ही करना है। इसके बाद में 10 नंबर राशि मकर राशि। मकर राशि का लॉर्ड है शनि। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा हर चीज में ठीक है कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, लेजी टाइप के होते हैं थोड़े से। कभी कभी करने पे आते हैं तो पूरी पूरी रात नहीं सोएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, अपने मनमोजी के टाइप के लोग होते हैं। उसके बाद में है कुंभ राशि, एक्यूरस। इसका लॉर्ड भी शनि है। शनि के पूरे रूल एप्लीकेबल होते हैं इन दोनों राशि के ऊपर। मीन राशि, जो भी गुरु के बारे में मैंने बताया वो सब एप्लीकेबल इन राशियों के ऊपर होते हैं। राशियों के बारे में मैंने ज्यादा विस्तार से नहीं बताया, क्योंकि आगे अपने को ज्योतिष कुंडली भी सीखनी है। चलिए यहां पर आते हैं। अब राशि थे, ग्रह पढ़ लिए, राशि पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे राशियों के स्वामी। ओके, ये पहली नंबर सन है, सूर्य ग्रह है। सूर्य ग्रह की राशि क्या है? सिंह राशि। 4 नंबर राशि है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 1 नंबर मेष है, 2 नंबर वृषभ है, 3 नंबर, वो आपने नोट डाउन कर ली है और वो कर लो। उसके बाद में मून ग्रह, इसकी है कर्क राशि। उसके बाद में मंगल ग्रह, इसकी है मेष और वृषभ, हाँ 1 और 8 नंबर। इसके बाद में है बुध ग्रह, इसके 6 नंबर, मिथुन और कन्या। गुरु ग्रह और 7, शनि है, इसकी 10 और 11। ये टोटल 12 राशियां हैं। अब इसमें आपको देखो मैं समझाता हूं, इस सबकी 2-2 राशि है। अब आइए एग्जाम्पल की दृष्टि से हम समझते हैं कि ये राशियों का विभाजन कैसे हुआ, इस ग्रह को ये राशि क्यों मिली, क्यों ना मिली। देखिए, इन सब का ग्रहों का परिवार मैंने आप सभी को बताया था कि सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी है। सूर्य और चंद्रमा दोनों ने देखा कि इस पूरी राशि, अब अपन सबके ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा सकते क्योंकि बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो सबको थोड़ा थोड़ी चीजें बांट देनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सूर्य ने बोला कि मैं राजा हूं, तो मैं राशि रखूंगा 5 नंबर। ठीक है, इसके निर्धारित होकर के बैठ गए। अब सूर्य और चंद्रमा में बात चली कि एक राशि आप रखो, एक राशि मैं रखती हूँ। ठीक है, तब सूर्य ने बोला, हम यहां से इसको क्लियर कर देते हैं पहले। आपको अच्छे से समझा देता हूं मैं। देखिए, सूर्य और ये इधर चंद्रमा, ये बट चंद्रमा ने अपनी 4 नंबर राशि रख ली। सूर्य ने बोला कि मैं मेरे पास में मेरे पुत्र को ले लेता हूँ, बुध को दे रहा है। बुध को बोला कि मैं 6 नंबर राशि दूंगी, मेरे बेटे को पाऊंगी, तो बेटे को दे दी 3 नंबर राशि। इसके बाद में सूर्य ने बोला कि अब हम शुक्र, तो यहाँ शुक्र को 7 नंबर राशि दे दी, सेवा वगैरह करती रहेगी, तो यहाँ 2 नंबर राशि दे दी। इसके बाद में बोला कि अब किसको देनी है, तो बोले अब सेनापति होना चाहिए, क्योंकि को बैठा लिया। बोला मैं मंगल को 8 नंबर राशि दे देता हूँ, तो चंद्रमा ने बोला ठीक है, मंगल को मैं मेरे पास में बैठा लूंगी और 1 नंबर राशि मंगल को दे दी। इसी हिसाब से फिर होता है, वो होता है, तो गुरु को 9 नंबर राशि दे दी, तो बैठा लेती हूँ, और गुरु को दे दी 12 नंबर राशि। अगर भी चाहिए तो एक पास बैठा लेती हूँ, तो यहाँ नंबर दे दिया। इस हिसाब से राशियों का विभाजन हुआ। चंद्रमा की एक राशि है। यहां तक क्लियर हुआ आप सभी को? बताइए, राशियों के स्वामी आपको याद हुए या नहीं हुए? नहीं, एक मेथड और है मेरे पास, उस हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। एक बार सभी का कमेंट आना चाहिए मेरे पास में।
एक बार सभी कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे लगे कि मैं पढ़ा पा रहा हूं आप सभी को। और समझाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया कि राशियों का विभाजन कैसे हुआ, किसका कौन स्वामी है। सचिन शर्मा रिपीट प्लीज। ओके। चलिए एक मेथड से और समझाता हूं आपको। जब तक आप अच्छे से क्लियर नहीं होगा आप सभी को, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं हर एक चीज को आपको क्लियर करवाऊंगा। ओके चलिए। यहाँ लिखा अपने 12, 1, 3। सूर्य ने एक राशि ले ली, ये पूरा एक क्षेत्र है, इसके अंदर बंटवारा हुआ है। सूर्य बोल रहा है कि मैं राशि लूंगा मेरे नाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे सिंह, सिंह एक राजा होता है जंगल का, तो मैं भी राजा हूं ग्रहों का, तो मैं राशि लूंगा, ये राशि बैठ जाती हूँ। चलिए, अब सूर्य ने बोला कि मैं मेरे मेरे पास में सबसे करीब रखूंगा मेरे पुत्र को, तो ये अपने यहाँ इन दो पे फोकस करना है बस, आप रखूंगा तो 6 नंबर राशि दे दी बुध को। तो चंद्रमा ने बोला मैं भी मेरे पुत्र को ही रख लेती हूँ, मेरे नंबर राशि मिथुन राशि और दे दी। अब उसके बाद में राजा बोला कि भाई पुत्र पास में रहता है तो उसकी दिवाल दे देता हूँ, तो ये राशि दे दी शुक्र को, शुक्र दासी है ना। तो इधर चंद्रमा ने बोला ठीक है मैं भी मेरे पास में दासी बैठा लेती हूँ। सूर्य ने बोला कि मैं मेरे पास में अब सेनापति बैठाऊंगा, क्योंकि इनकी रक्षा भी तो करने के लिए कोई चाहिए होगा, तो यहाँ दासी इसको दे देती हूँ मंगल को। चलो ठीक है। इसके बाद सूर्य बोला कि अब गुरुदेव की जर्सी गुरु को दे दी, तो चंद्रमा ने बोला ठीक है मैं भी मेरे करीब वाली अब राशि एक गुरु महाराज को दे देती हूँ। इसके बाद में सूर्य ने बोला कि ठीक है शनि को दे दी, तो चंद्रमा ने बोला ठीक है मैं भी मेरी एक पास वाली राशि हूँ, ये शनि को राशि दे दी। बुध की दो है, शुभ दो है, गुरु की दो है, शनि की दो है। क्लियर? अब बताइए, अब समझ में आया नहीं आया? चलिए आगे बढ़े तो कुंडली के ऊपर आते हैं। अब आप सभी को कुंडली देखना सिखाते हैं। देखिए कितने, आपको अभी 1 घंटा हुआ है, मात्र 1 घंटे में इतनी सब चीजें सिखा दी, आपको सीधा कुंडली दिखा अब सिखा रहा हूं मैं। बताइए, ज्योतिष सब्जेक्ट हार्ड है? ज्योतिष विषय आपको हार्ड लगा? बस हवा बना रखा है कि ज्योतिष पता नहीं कितना बड़ा सब्जेक्ट है। आप चिंता मत करो, आपको ऐसा बना के भेजेंगे कि आप आज से नहीं, अभी से 10 बजे से आप खुद अपने बच्चों की सबकी कुंडली देखना स्टार्ट कर दोगे आप। ये एक ब्लैंक कुंडली है। जिस प्रकार से 12 राशियां होती है, वैसे ही कुंडली के अंदर 12 ग्रह होते हैं। जिस प्रकार 12 राशियां हैं, उसी प्रकार 12 कुंडली में ग्रह होते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर 12 घर बने हुए हैं। एक प्लॉट है, एक प्लॉट के अंदर 12 घर बने हुए हैं। एक नंबर, आपने देखा होगा एक फ्लैट है, एक बिल्डिंग है। हाँ रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी।
ये एक फ्लैट है, इस एक फ्लैट के अंदर 12 घर बने हुए हैं, तो हर एक फ्लैट के अंदर बाहर एक नेम प्लेट लगी होती है ना, भाई ये 1 नंबर फ्लैट है, ये 2 नंबर है, D1 है, D4 है, D5 है ना, SF2 है, SF3 है, उसी हिसाब से। हाँ, रिकॉर्डिंग आप सभी को मिलेगी। तो इस प्रकार ये प्लॉट में 12 घर बनाए हुए हैं। ये फिक्स नंबर है, 1 नंबर ग्रह है, घर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर और ये 12 नंबर, ये 12 ग्रह होते हैं। यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया? यहां तक आप सभी को क्लियर है? ओके। अब क्या होता है, ये जो पहला ग्रह, ये फिक्स ग्रह है, ये फिक्स घर है, फिक्स हाउस बोल सकते हो, इन्हें भाव बोल सकते हो, घर बोल सकते हो, ठीक है। तो ये पहला घर है, इस पहले घर का नाम होता है लगन। क्या बोलेंगे हम इसे? लगन। ओके। अब ये जो ग्रह घर है, इस घर से हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं? ये घर है, आप खुद हो इसके अंदर, आप स्वयं हो। आपको यहाँ पर आप किसी की कुंडली देखते हो, वो सामने वाला व्यक्ति के पूरा चरित्र आपको इस घर से मालूम चलेगा कि उस व्यक्ति की सोचने की क्षमता क्या है, कैसी पर्सनैलिटी है, कितनी उसकी हाइट है, कैसा कद है, कैसा रंग है, कैसा रूप है, कैसी मेंटलिटी है। ये सब चीजें आपको 1 नंबर घर से ही पता चलती है। दूसरा नंबर घर होता है, उससे बोलते हैं धन। इस घर से हम धन के बारे में जानते हैं, व्यक्ति के पास में सेविंग कितनी है, गोल्ड कितना है, जो घर में धन संचय किया हुआ है, बैंक बैलेंस जो स्थिर धन है, उसके बारे में जानने के लिए हम दूसरे घर को देखते हैं। यहां तक क्लियर? इससे हम वाणी भी देखते हैं, इससे हम आपका परिवार देखते हैं, कुटुंब देखते हैं। ये तीसरा घर, ये स है पराक्रम का, कितना आप में हिम्मत है, कितनी आपके अंदर पोटेंशियल पावर है, कितनी आप में एनर्जी है, आप काम करने में सक्षम है या नहीं, आलसी है, जिद्दी है, अकड़ू है, खड़ूस है, ये तीसरे नंबर से पता चलता है। तीसरा नंबर जो घर है, इससे आपके भाई बहनों के बारे में पता चलता है, कितने आप भाई हैं, कितने बहन हैं। ये सब चीजें भी तीसरे घर से ही हम देखते हैं। सब नोट करते रहिएगा, ठीक है। 4 नंबर, ये जो चौथा घर है, इससे क्या देखते हैं? ये 4 नंबर ग्रह आपकी सुख का है, लग्जरी का है। इससे हम पता करते हैं कि आपके पास में प्रॉपर्टी कितनी है, जमीनें कितनी है, घर कितने हैं। किसी का सवाल आता है कि मेरा घर कब बनेगा, तो ये 4 नंबर घर देखेंगे। अब कोई पूछेगा कि घर कब बनेगा, उसके बाद में माता के बारे में जानना है तो 4 नंबर घर से ही देखेंगे। और 5 नंबर घर से क्या देखेंगे हम? 5 नंबर हाउस से हम देखेंगे आपकी एजुकेशन क्या रही है, आपकी शिक्षा क्या रही है। आपकी शिक्षा, आपकी एजुकेशन क्या रही है। उसके बाद में आपके संतान कितनी है, आपकी लव मैरिज होगी, आपके कितने अफेयर रह चुके हैं, कितने रहेंगे। 6 नंबर से आपके कितने दुश्मन हैं, किस तरह के दुश्मन है। उसके बाद में आप पे कितना कर्जा होगा, कर्जा कब उतरेगा, बीमारी, ये सब चीजें आपके 6 नंबर से देखते हैं। उसके बाद में आता है 7 नंबर घर, 7 नंबर हाउस। इससे आप विवाह के बारे में जान सकते हो, आपकी पत्नी कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, उसकी एजुकेशन कैसी होगी, उसका कैरेक्टर कैसा होगा। 7 नंबर से आप पार्टनर के बारे में जान सकते हो, पार्टनर चाहे
कोई भी हो, आपका बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, किसी भी तरीके का पार्टनर के बारे में जानते हैं तो 7 नंबर घर से ही हम देखते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं 8 नंबर घर पे। 8 नंबर जो हाउस है वो आपकी आयु को दर्शाता है, कितनी आपकी आयु है, आपकी मृत्यु का कारण क्या हो सकता है, कौन सी बीमारी रहेगी। अष्टम भाव आपके ससुराल को भी दर्शाता है। अष्टम भाव से आप गुप्त विद्याओं के बारे में जान सकते हो कि कितनी आपके पास में गुप्त विद्या है, गूढ़ विद्या है। ये सब अष्टम भाव से आप जान सकते हो। उसके बाद में नवम भाव। नवम भाव ये आपके भाग्य को दर्शाता है, आपका लक कितना काम करेगा, आपका भाग्य। इसके बाद में आपकी हाई एजुकेशन, ये 9th हाउस से हम देखते हैं। 10th हाउस, जैसे 4th हाउस माता का है तो इससे विपरीत वाला पिता का हो गया। ये आपका खुद का है तो ये आपकी पत्नी का हो गया। आप यदि फीमेल हो तो ये आपका खुद का है, ये आपके पति का हो गया। ठीक है, इस हिसाब से 10 नंबर हाउस है। ये आपके पिता के बारे में दर्शाता है। आपके पिता कैसे हैं, आपके पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आप 10th भाव से आपके व्यापार के बारे में जानते हैं, आप व्यापार करोगे, नौकरी करोगे, विदेश में काम करोगे, आप किस तरह का बिजनेस करोगे, किस तरह की आप नौकरी करोगे, टाइप ऑफ जॉब्स के बारे में हम 10th हाउस से देखते हैं। 11th हाउस आपका आय का रहता है। आपकी अर्निंग पॉइंट कैसी रहेगी। 12th हाउस विदेश यात्राओं का होता है। 12th हाउस हॉस्पिटल का होता है। 12th हाउस आपके मेडिकल का होता है। 12th हाउस जेल का होता है, कारावास का होता है, दंड का होता है, आपकी सेक्सुअल लाइफ का होता है। ये सब चीजें हम 12th हाउस से देखते हैं। तो ये सब चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, बताइए। यहां तक क्लियर है। चलिए, तो अब मैं कुछ पूछूं आपसे। ये फिक्स हाउस है। चलिए, अब हम बात करते हैं इसके अंदर। जैसे कुंडली लेते हैं कोई भी, हमेशा ध्यान रखना ये लगन है, ये फिक्स ग्रह है। जैसे कि हम बात करेंगे यहां से। अब हम इस कुंडली को क्या बोलेंगे कि ये 4 नंबर की कुंडली है। मैंने क्या बताया, ये लगन है, इसे हम लगन बोलते हैं। तो 4 नंबर, 4 नंबर राशि कौन सी होती है, कर्क। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये कर्क लगन की कुंडली है। यहां तक क्लियर। हम देखेंगे ये कर्क लगन की कुंडली है। अब हमेशा ध्यान रखना ये फिक्स हाउस है, कभी भी गड़बड़ नहीं करनी। यहीं से हम काउंट, तो ग्रह तो एक ही होंगे। अब जैसे मैं किसी को पूछ लूंगी 7 नंबर राशि कौन से हाउस में है, 7 नंबर राशि कौन से हाउस में है, कौन कौन बता सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, हम बात करते हैं
कि धनु राशि कौन से हाउस में है, धनु राशि कौन से हाउस में है। 7 नंबर में कैसे लिख दिया अर्चना गुप्ता जी। 6 नंबर। चलिए, सॉरी 8 में कैसे हुआ, धनुराशि 8 में कैसे हुआ भाई। एक बार आप हैंड रीच कीजिएगा जरा, जो 8 नंबर बोल रहे हैं। क्या नाम था जिन्होंने 8 नंबर लिखा है। अर्चना गुप्ता जी अपना अनम्यूट कीजिए माइक। सॉरी सर, गलती से लिख दिया था। 6 नंबर में है। चलिए, तो इस हिसाब से हो। अब हम बात बताते हैं कि कुंडली देख करके आप कैसे बता सकते हो कि इस कुंडली वाले व्यक्ति की राशि कौन सी है। कुंडली में जहां भी चंद्रमा बैठ जाएगा वो उस व्यक्ति की राशि होती है। जैसे कि इस कुंडली के अंदर मैंने चंद्रमा यहां बैठा दिया, तो इस व्यक्ति की राशि कौन सी हो गई। बताइए। पारुल तुला राशि, तुला। मेष राशि कैसे लिखे भैया, तुला। 7 नंबर राशि तुला है ना, तो 7 नंबर के साथ में बैठी है चंद्रमा। अब जैसे कि चंद्रमा यहां बैठ जाए तो हम क्या बोलेंगे, इस कुंडली वाले व्यक्ति की क्या राशि है। अब बताइए जरा। अब बताइए, चंद्रमा मैंने बता दिया मिथुन राशि। ओके, समझ गए राशि किस हिसाब से हम निकालते हैं। चंद्रमा जिस राशि पर बैठ जाए कुंडली में वो उस जातक की राशि होती है। यहां तक आप सभी को क्लियर हुआ, यस या नो। चलिए, अब आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ लेते हैं अपन, कि आप सभी ने मांगलिक दोष का नाम सुना होगा। मांगलिक दोष के बारे में सभी लोग जानते हो। मांगलिक दोष हम कुंडली देख करके कैसे बता सकते हैं कि ये व्यक्ति मांगलिक है या नहीं है। देखिए, मंगल 1 नंबर हाउस में, 4 में और 12, ये नोट कर लीजिए। 1 12, इन हाउस में यदि मंगल बैठ जाए तो व्यक्ति मांगलिक कहलाता है। अब मांगलिक को जिन 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 को, कई इनमें थोड़े बहुत एस्ट्रोलॉजर भी हैं, जिन जिन को मांगलिक दोष पता था, क्या वो डिफाइन कर सकते हैं कि 1 नंबर में मंगल बैठने से क्या होगा, 4 नंबर में मंगल बैठने से क्या होता है, 7 नंबर में बैठने से क्या होता है, 8 नंबर में क्या होता है, 12 नंबर में क्या होता है। क्या कोई बता सकता है कि इस कुंडली में कितना परसेंटेज मांगलिक दोष का प्रभाव है। एक आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप क्लियर बता सकते हो कि ये व्यक्ति इतने परसेंट मांगलिक है। चलिए शुरू करते हैं। मंगल जब 12th हाउस में रहता है तो इन्हें 20% मांगलिक दोष लगता है।
मंगल जब 1 नंबर में बैठ जाएगा तो 40% मांगलिक होता है। मंगल जब 4 नंबर में होगा तो 60% मांगलिक दोष। मंगल जब 7 नंबर में होगा तब 100% मांगलिक दोष लगता है। क्लियर हुआ यहां तक? नोट करने के लिए मैं आपको लिखवा देता हूं। जब कुल 1 नंबर में होगा तो 60%, जब 8 नंबर में मंगल होता है तो 100% मांगलिक दोष लगता है। नोट किया सभी ने? नोट डाउन कर लिया सभी ने? सभी एक नोट डाउन कर लीजिए। जब 12 नंबर घर में मंगल बैठेगा तो 20%, जब 1 नंबर में मंगल बैठता है तो 40%, जब 4 नंबर में मंगल बैठता है तो 60%, 7 नंबर में मंगल बैठता है तो 100% मांगलिक दोष बनता है। प्रीति जी वो भी बताऊंगा कि मांगलिक दोष का निवारण कैसे होता है, कैसे मांगलिक दोष खत्म होता है, 28 के बाद में ही क्यों खत्म होता है, 27 के बाद क्यों नहीं होता, 26 के बाद क्यों नहीं होता, 32 के बाद क्यों नहीं खत्म होता, शास्त्रों में 28 साल का ही वर्णन क्यों दिया गया है। मंगल दोष के परिहार भी होते हैं कि इन स्थानों में मंगल बैठा पर कई ऐसी स्थितियां कुंडली में बन जाती है, हम बोल देते हैं कि यह मांगलिक नहीं है या मांगलिक दोष नहीं लगेगा, क्योंकि हमें आगे और बहुत कुछ पढ़ना है तो एक ही टॉपिक को लेके नहीं बैठ सकते अपन। एक छोटा सा क्लियर कर दूं, यदि जब आप कुंडली में मैच कराते हो, कुंडली मिलाते हो, तब अधिक गुण वर वधु के मिल जाते हैं, तो आप कोई बता सकता है मांगलिक दोष एक के हो एक के ना हो सकता? साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से कौन बता सकता है मांगलिक दोष एक मांगलिक है? और कुंडली में मांगलिक दोष से लड़का हो या लड़की, दोनों में से एक मांगलिक है एक अमांगलिक है, तो उनका दाम्पत्य जीवन, उनका वैवाहिक जीवन सुखी क्यों नहीं रहता? क्यों उन दोनों में से एक एक्सपायर हो जाता है, या उन दोनों की बनती नहीं, या डिवोर्स हो जाता है, या एक दूसरे से अलग हो जाते हैं? रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन ये रहता है, जो व्यक्ति मांगलिक रहता है, सुनिएगा मेरी बात, मैंने अभी स्टार्टिंग में कहां से पढ़ाया था आपको कि मंगल एनर्जेटिक ग्रह है। मंगल के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है। तो यदि एक व्यक्ति मांगलिक हो गया तो उसकी एनर्जी बढ़ गई, उसके अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हो गई, और वहीं उसका पार्टनर यदि मांगलिक नहीं है तो वो लेजी होगा, तो उन दोनों की सोचने की, समझने की क्षमताएं में डिफरेंस आ जाता है। दूसरा, फिजिकल रिलेशनशिप में भी मांगलिक दोष का बहुत बड़ा रीजन रहा गया है, डिवोर्स का ये भी एक बहुत बड़ा कारण सामने आया है कई रिसर्च के बाद में कि एक मांगलिक है एक अमांगलिक है, तो उनके शारीरिक संबंध से ना संतुष्ट होने के कारण भी ऐसी स्थिति आ जाती है, क्योंकि एक के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, एक के अंदर एनर्जी नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े अपन। चलिए और सब चीजें मैं आपको बेसिक कल बताऊंगा। उससे पहले कई चीजें और जान लेते हैं, चलिए। आज सिर्फ कुंडली पर ही विश्लेषण करेंगे। कुंडली देख करके हम कैसे बता सकते हैं कि इस व्यक्ति का विवाह कौन सी दिशा में होगा? सिर्फ कुंडली देख के? 3 मेथड है, 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के सूत्र हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि विवाह की दिशा कौन सी होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला, ये 7 नंबर हाउस होता है मेरिट का, मैंने अभी आपको बताया था पहले कि 7 हाउस से आप देख सकते हो आपका पार्टनर कैसा होगा।
विवाह कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, ये 7th हाउस से आप डिफाइन कर सकते हो। 7 नंबर घर से आप जान सकते हो। तो हम एक बात जानते हैं, कोई आपके पास में कुंडली लेकर के आया है और पूछे कि मेरी शादी कब होगी, नहीं सॉरी, मेरी विवाह कौन सी दिशा में होगी, वो भी हम बताएंगे। शादी कब होगी, लव मैरिज के योग कैसे होते हैं, और तलाक के योग कैसे बनते हैं, वो सब चीजें भी हम जानेंगे। आज हम एक मैटर ले रहे हैं विवाह का। जैसे कि कोई भी कुंडली हो, जैसे कि हम यहाँ डालते हैं 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 2, 3, 4, तो हम बोलेंगे सिंह लगन की कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली है। हम जानेंगे इस हाउस से कि विवाह कैसे, दिशा कैसे जाने। तो 7th हाउस में कौन सी राशि बैठी है, जरा बताइए मुझे, बताइएगा। 7th हाउस में राशि कौन सी बैठी है, जो लोग बोल रहे हैं उनके अलावा भी और भी बोलिए। कुंभ राशि, ठीक है। कुंभ राशि का लॉर्ड कौन होता है, मैंने अभी बताया था आपको। कुंभ राशि का स्वामी कौन है, शनि होता है। जैसे कि कुंडली में शनि यहां बैठा है, इस कुंडली में। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, कुंडली का ये जो दिशा, ये जो घर है, ये पूर्व है, ठीक है। ये पूर्व दक्षिण की कोना है, अग्नि कोण बोल सकते हो आप इसा। ये वायव्य हो गया, दक्षिण पश्चिम का कोना, सॉरी उत्तर पश्चिम का कोना। ये नैऋत्य कोण हो गया, दक्षिण और पश्चिम। इस कुंडली में इस हाउस का जो स्वामी होता है, इस जगह का जो लॉर्ड होगा, वो जहां बैठ जाएगा, उस दिशा में व्यक्ति की शादी होती है। जैसे कि यहाँ राशि है, ये में है शनि ने, उत्तर दिशा। ओके चलो फिर से जानो। कुंडली का ये होता है पूर्व, यह है पश्चिम, यह उत्तर, यह दक्षिण। ये पश्चिम उत्तर का कोना ईशान, ये पूर्व दक्षिण नैऋत्य, और ये उत्तर और पश्चिम का वायव्य। ठीक है, इस हिसाब से बोलते हो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये हो गया साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। दिशा क्लियर हुई। ओके। कोई भी कुंडली हो, उसमें जो भी राशि यहां बैठेगी इस हाउस में, ध्यान रखो, 7th हाउस में जो राशि बैठेगी, उसके स्वामी को ढूंढना है, वो कहां बैठा है। जैसे कि यहाँ 5 नंबर राशि, तो 5 नंबर ने कौन बताया था, सिंह राशि का स्वामी कौन है, सूर्य, सन। सन कहां बैठा इस कुंडली में, 10th हाउस में, 10th हाउस में, 10वें घर में सूर्य बैठा, मतलब हम कहेंगे सप्तम हाउस का लॉर्ड 10th हाउस से बैठा है। मतलब वो है तो इस घर का मालिक, पर वो बैठा है 10वें घर में। स्वामी तो इसका है वो, सूर्य का घर तो ये है, पर ये यहां जाकर के बैठ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि दक्षिण दिशा में इसकी शादी होगी, क्योंकि 10th हाउस है वो दक्षिण का है। अब क्लियर हुआ आप सभी को, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, और रिपीट करूं और तरीके से समझाऊं आपको। अभी भी कंफ्यूजन है, चलो क्लियर करते हैं। हमेशा बस ध्यान रखो, कुछ भी नहीं है, इस घर में जो भी राशि बैठती है, उसको स्वामी को ढूंढने लग जाओ। और ये याद रखो, बस आपको याद रखने वाली चीज है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है।
ठीक है। अब जैसे कि यहां मैंने लिख दिया 8 नंबर राशि में। अब मैंने बता दिया मंगल 8 नंबर राशि का स्वामी कौन है, 8 नंबर राशि है वृश्चिक। अब दूसरा उसमें मैंने क्या बोला, ईशान कोण, पश्चिम और उत्तर के कोने में इस व्यक्ति का विवाह होगा। कहां से होगा, जन्म स्थान से होगा। ओके, क्लियर यहां तक। नॉर्थ ईस्ट में शादी होगी। हम यहां तक पता कर सकते हैं कि किलोमीटर कितने होंगे, कितने भाई बहन हैं, जो इस व्यक्ति का कुंडली में जो उसका ससुर क्या करता है, ये भाई बहन कितने हैं, पत्नी की एजुकेशन क्या रहेगी, सीखना है सभी कुछ। चलिए, जैसे कि ये कुंडली है, इसमें 7th हाउस में धनु राशि है, और ये एक लड़की की कुंडली है, माने ये पूरी कुंडली एक लड़की की है। अब लड़की की कुंडली है, मैंने बोल दिया कि ये 9 या 9 नंबर राशि बैठी है। अब ये लड़की मुझसे पूछने आई है कि सर, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पति की एजुकेशन कैसी रहेगी। किसी ने पूछ लिया कि मेरे पति की एजुकेशन कैसी रहेगी, लड़की ने पूछ लिया, या लड़के ने पूछ लिया मेरी पत्नी की एजुकेशन कैसी रहेगी, कैसे करोगे, या मेरे ससुर कैसे होंगे, कितने पढ़े होंगे, बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, तो कैसे करोगे आप। चलिए, यहाँ एक फिर दूसरी कुंडली बनाते हैं हम। ये कुंडली बना दी जैसे मैंने। अब क्या करना, आपको इसके पति के बारे में इसकी एजुकेशन जाननी है पति की, तो क्या करो, ये 9 नंबर उठा के एक नई कुंडली बनाओ, यहाँ 9 नंबर लिख दो, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ कुंडली बनाना। अब एज इट इज ग्रह बैठा दो, जैसे कि 10 नंबर राशि में केतु बैठा है, तो इसमें ढूंढा है यहाँ केतु। इसके बाद में 3 नंबर राशि में चंद्र मंगल बैठे हैं, तो यहाँ बैठा दो चंद्रमा और मंगल। इसके बाद में गुरु और शुक्र यहाँ बैठे हैं 12 नंबर में, तो यहाँ कर दो और गुरु। अब चलिए, पहले हम जानते हैं कि इस ऐसे के स्वभाव कैसे होगा, इसी लड़की के पति का स्वभाव कैसे होगा, या लड़का है तो उसकी पत्नी का स्वभाव कैसे होगा। हम देखेंगे कि 9 नंबर राशि बैठी है, तो 9 नंबर राशि का लॉर्ड कौन हो गया, गुरु। तो मतलब अच्छी राशि है ना ये 9 नंबर राशि। तो हम बोलेंगे कि बंदा सुंदर होगा, आध्यात्मिक होगा, इज्जत करने वाला होगा, भावुक भी होगा, उसके बाद में ज्ञानी होगा। ये देखना है कि ये कुंडली में 9th हाउस में राशि कौन सी है, 9 नंबर, कोई भी राशि हो उसके अकॉर्डिंग, जो मैंने पहले आपको सूत्र बताए थे। नवग्रह कौन है, धनु राशि का स्वामी गुरु। हम क्या बोलेंगे, गुरु की कॉपी पेस्ट कर देंगे, तेरा पति इस तरीके का होगा, आध्यात्मिक होगा, साधु संतों की ब्राह्मणों की इज्जत करने वाला होगा, सुंदर होगा। अब ये चेक करते हैं कि ये गुरु कहाँ बेटा है, तो इसका स्वामी बेटा है 12 नंबर राशि। 12 नंबर राशि यानी अपनी राशि में बैठ गया, तो कोई व्यक्ति अपने घर को खराब थोड़ी करेगा, बताइए जरा। तो हम बोलेंगे कि इस कुंडली में गुरु अच्छा बेटा है, 7th हाउस का लॉर्ड, एक अच्छा बिजनेस वाला भी होगा, फिर 10th हाउस में बैठा है। अब ये जानते एजुकेशन कैसी रहेगी पति, तो इस कुंडली को उल्टी कर दो आप। ये मतलब 9 नंबर राशि है, यहाँ से कुंडली बनाओ 9 नंबर राशि की, और ये जो ग्रह ऐसे कैसे बैठा दो। अब इसकी इस कुंडली का लॉर्ड कौन है, मंगल। तो यहाँ बोल सकते हैं मंगल से रिलेटेड व्यक्ति पढ़ाई करेगा। मंगल कौन है, एग्रीकर का, बिल्डिंगे बनाने वाला, इंजीनियर। अब मंगल की स्थिति देखते हैं बेटे का है, तो मंगल केंद्र में बैठा है, मतलब अच्छे घर में बैठा है। हम अच्छे और बुरे घर भी पढ़ेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो मंगल से रिलेटेड व्यक्ति का पढ़ाई होगी, एजुकेशन होगी उसकी। ये यहां तक सबका क्लियर हुआ या नहीं हुआ।
चलिए, अब किसी के कोई क्वेश्चन हो तो अब आप मेरे से बात कर सकते हो। बाकी की कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कुंडली देख करके, प्रश्न कुंडली देख करके सामने जो व्यक्ति आपके पास आया है उसके मन में क्या सवाल है। मैं एक बात बोलता हूं कि अच्छा ज्योतिषी वो है जो आपको सवाल ना पूछे। अच्छा ज्योतिषी वो है जो आपने तो बस डेट ऑफ बर्थ टाइम दिया है और ज्योतिषी बताना शुरू कर देगा। पट 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 पट, आपने ये किया, आपकी ये है वो है वो है। सब कुछ आप इस परेशानी को लेकर के मेरे पास आए हो और इस परेशानी का हल ये लो, उसके बाद में अगले को बोलने दो। मतलब कि मैं आपको कल की क्लास में ऐसा बना दूंगा कि आपके पास में यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, बंदा आपके सामने आके बैठा है, प्रश्न कुंडली खोलोगे, वो सब बताऊंगा, प्रश्न कुंडली क्या है, कैसे बनती है, सब चीजें क्लियर करूंगा। प्रश्न कुंडली खोलोगे, खोलने के साथ ही आप अगले को बता दोगे कि भैया ये तेरे मन में सवाल है, इस सवाल को तू मेरे पास आया है। यहां तक क्लियर करेंगे कि जो बंदा सामने आया है वो क्या उसको जरूरत है आपकी, या वो आपकी फिरकी लेने आया, आपके मजे लेने आया है, या उसके क्वेश्चन फ्रॉड है, या वो आपको देखने आए हैं कि आप कितने पानी में हो या कितना आपको ज्ञान है। वो सब चीजें भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, यहां तक हुआ क्लियर। स्क्रीन को ऑफ करते हैं। अब किसी के कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रीच कर सकता है, उसको अनम्यूट करके हम बात करेंगे। हैंड रीच कर सकते हो। कल की क्लास 8 बजे होगी। कल की क्लास में इतना सब कुछ देखना सिखाऊंगा मैं। मांगलिक दोष के उपाय, किस तरीके से आप बिना कुंडली देखे कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हो, कुंडली देख करके घर का नक्शा कैसे बना सकते हो वास्तु के अकॉर्डिंग, कि उसके घर में कौन सी डायरेक्शन खराब है, वो सब चीजें भी आप देख सकते हो। ओके, जिसको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट कर सकता है, मैं अनम्यूट कर दूंगा, या मैं सभी को एक बार अनम्यूट कर देता हूँ, आप पूछ सकते हैं। अब आप अपने हिसाब से अनम्यूट कर सकते हो। नहीं होता। हर महादेव सर। हेलो। हेलो। जी, हर बताइए। महादेव। मैं प्रीति सोनी पिलानी राजस्थान आपकी से। आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ। जी बताइए। जी सर। सर आप आ रही है। सर मैंने अभी कोर्स कंप्लीट किया है इसका। अभी मेरी प्रैक्टिस चल रही है, एकदम से सारी चीजें तैयार नहीं हुई है। बट मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ जॉब के लिए, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे जॉब चलिए प्राप्त हो कल बात सकती है करते हैं यहाँ आपसे पे। इस विषय में। कोई क्लास के विषय में आपको कोई डाउट है, क्लियर करना है? ठीक है, म्यूट जी कर सर, लीजिए। एक चीज ये पूछनी थी जो आपने मंगलिक के बारे में बताया। सर आपने मांगलिक के बारे में बताया था, वो उसके परिहार के लिए नहीं बताया, तो वो आप बताएंगे क्या? वो कल बताएंगे, कल करेंगे इसके विषय में बात। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। म्यूट कर सकते हो आप। हाँ, और किसी को कुछ जानना हो पूछ सकता है। Recording in progress. हेलो। 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 और किसी को कोई डाउट क्लियर करना हो तो पूछ सकते हो। मैं अनम्यूट कर देता हूँ एक बार फिर से। जय माता दी सर। मेरा क्वेश्चन हेलो। ये है। जय माता दी हाँ जी, सर, मेरा आवाज नहीं आ रही क्वेश्चन ये आपकी। है। हेलो। जय माता दी हाँ सर। जी।
सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपने जो डिग्रीज बताई मंगल में जो डिग्री बताई है, तो डिग्री कोडिंग का प्रभाव क्या होता है, या आप मुझे समझाएंगे? मैंने डिग्री नहीं बताई, मैंने परसेंटेज बताया कि मांगलिक दोष का कितना परसेंट प्रभाव रहता है। हाँ, तो उस पे क्या प्रभाव रहता है, क्या परिहार रहते हैं इसके, मतलब कि 20% पे क्या होता है, 40 पे क्या होता है और 80 पे क्या होता है? वो एक उनका एनर्जी है, उन एनर्जी मापने का एक सूत्र बता दिया मैंने कि इसमें 20% तक ही आपको दोष लगेगा। मतलब कम मांगलिक है, उससे थोड़ा मांगलिक है, उससे थोड़ा मांगलिक है। जब 8th हाउस में आ जाएगा तो 100% मांगलिक दोष है, पूर्ण रूप तो से ये मांगलिक सारा है। तो ये सारा 28 साल की उम्र के बाद में खत्म हो जाता है, कितना भी डिग्री का हो जाए से? नहीं, 28 साल के बाद में हर मंगल दोष खत्म नहीं होता। कई बार हमने देखने को भी ये भी मिला है कि 45 साल 50 साल की उम्र में जाते हुए लोगों का डिवोर्स हो रहा है, और देखे तो एक मांगलिक था, पर उनका असर तो 28 साल तक ही होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ फिर? ऐसी बात नहीं है, एज के लिए ये भ्रांतियां हैं। जो योग बन गए हैं वो जीवन भर चलेंगे, उनका जब तक परिहार नहीं होगा, उनकी रेमेडी जब तक नहीं होगी। और उन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में, कि किस तरीके से परिहार हो सकता है, किस तरीके से हम बच सकते हैं। अब जैसे मेरी कुंडली में सर नीच का मंगल है, 5 5 डिग्री का है मंगल। तो मैं आपको 5 क्लियर कर डिग्री। दूंगी मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप मुझसे कुंडली ना पूछें, यहाँ मैं पढ़ाने बैठा हूँ। आप मेरे से पढ़िए और अपनी कुंडली को खुद एनालाइज कीजिए, खुद सीखिए, खुद से प्रेडिक्शन करना सीखिए। मैं आपको खुद यहाँ ज्योतिषी बनाने आया हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हो, बताइए। ठीक है सर, सॉरी सर। हाँ, आई एग्री विथ यू, हाँ। अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है सर। ठीक है। और किसी को कुछ जानना हो तो आप सभी को आई होप कि क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी आज की? नॉलेजेबल थी? कुछ नया सीखने को मिला आप सभी को? यस सर। बोलिए सचिन शर्मा जी। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव जी। और बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अच्छा लगा सर क्लास में आकर के। और मैं सर से काफी समय से संपर्क में हूँ, फेसबुक के माध्यम से भी हूँ, पर मुझे आज बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अच्छा क्लास लगा ये। और मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्द मैं बहुत ही अच्छा उज्जवल भविष्य में अपना देख पा रहा हूँ। और मुझे वाकई में मतलब मुझे अच्छा ज्ञान आज प्राप्त हुआ। और मैं धन्य हो गया सर आपकी क्लास में आकर के, और कल भी मैं पक्का टाइम से आऊंगा। और मैं आपके साथ में जुड़ा रहना चाहता हूँ। जी जी, धन्यवाद। मैं आपको क्लियर कर दूंगी, आपको मैं ज्योतिषी बना करके, ये मेरा वादा है कि आप यदि ज्योतिष सीख करके इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो, तो एक आप भीड़ के अंदर एक चमकता हुआ सितारा की तरह नजर आओगे। क्योंकि आप लोगों को मतलब डेट ऑफ बर्थ लेते ही, हालांकि मैं यहाँ तक सिखाऊंगा कि चेहरा देखकर भी आप बता सकते हो कि इसको कौन सी दशा चल रही है अभी। यहाँ तक आप बता सकते हो, सब चीजें बताऊंगा। इसके बाद में हम बताएंगे कि इसको हम प्रोफेशनल तरीके से कैसे काम करते हैं, मतलब ज्योतिष के द्वारा हम अर्निंग कैसे करेंगे, वो सब चीजें भी हम आपको बताएंगे। आप महीनों की ज्योतिष सीख करके महीने के लाखों रुपए भी कमा सकते हो। ठीक है। तो और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। कल की क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी, इससे 10 गुना ज्यादा और अच्छी लगेगी आपको क्लास। तो कल की क्लास मिस ना करें, कल की क्लास में जरूर पधारें। शायद सभी के सवालों का मैंने जवाब दे दिया है, और किसी को पूछना है तो पूछ सकता है मेरे से। पारुल। जी पारुल जी, बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी पारुल जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। पारुल कौशिक। ओके सर ओके सब ओके। कुछ क्लियर है, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। जी जी। और किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ जानना हो?
तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं और आपको क्लास की रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिल जाएगी। जी जरूर लियोदत जी, मैं जरूर आपका हर सवालों का जवाब दूंगा कल की क्लास में। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और बनाएंगे इस क्लास को, और क्लास की रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं कल के सेशन में। हर हर महादेव। सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।